नमस्कार, खबर फास्ट की खास पेशकश आपका डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। कई बार चोट लगने और पौष्टिक आहार की कमी की वजह से हड्डियों और जोड़ों में दर्द महसूस होने लगता है। हड्डियों में लगातार दर्द रहने की वजह से बोन कैंसर की समस्या भी हो सकती है। हड्डियों में दर्द के लक्षण खून में सप्लाई की कमी, संक्रमण और ल्यूकेमिया हो सकता है। और यदि हड्डियों और मांसपेशियों का दर्द समय के साथ बढ़ता जा रहा है तो आप को डॉक्टर से सलाह लेनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हड्डियों में दर्द से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लें, धूम्रपान न करें और चोट लगने से खुद को बचाएं। तो हड्डियों और जोड़ों में किस वजह से दर्द होता है, क्यों हो जाती है हड्डियां कमज़ोर और मांसपेशियों के दर्द को कैसे कम किया जा सकता है, इन सब बातों पर हम विस्तार से आज जानकारी लेंगे और साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर आइए नजर डाल लेते हैं। मनोहर सरकार प्रयास असरदार जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवाई भी मिल रही है। जागरूकता मुहिम का पूरा असर जो है वो दिखाई दे रहा है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी कर दिए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट जो है वो आम जनता को दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार किया गया है। हर जिले अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास लगातार असरदार नजर आ रहे हैं। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट आम जनता को दी गई है। तो सेवाओं का विस्तार किया गया है। हर जिले के अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किया गया है। पत्रकारों समेत 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया है। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। 408 एम्बुलेंस जो हैं वो हर समय मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी तैयार की गई हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। तो मनोहर सरकार आम जनता के लिए प्रयास कर रही है कि उसे स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो मिलें और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मनोहर सरकार घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध करवाई गई हैं। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है वो दी गई हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई है। कोरोना के टाइम पर भी जिस तरह से कोरोना के टाइम को डील करने के लिए भी मनोहर सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और प्रयास जो हैं वो पूरी तरह से असरदार नजर आए हैं। आम जनता को काफ़ी फायदा जो है इन स्वास्थ्य सेवाओं से मिला है। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई गई है ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध करवाई गई हैं। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी तैयार की गई हैं कि किसी भी तरह की परेशानी मरीज को ना हो। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार। हरियाणा सरकार लगातार आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने में लगी है और प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, जन जन तक इसकी सुविधा पहुंच रही है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इलाज के साथ मुफ्त दवाई भी दी जा रही है। जागरूकता मुहिम का पूरा असर दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर जांच की जा रही है। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। तो कोरोना के मामले बढ़े ना, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और प्रयास लगातार जो है वो असरदार भी नजर आ रहे हैं, जिससे कि कोरोना को कंट्रोल करने में हरियाणा हर बार सफल रहा है। आम जनता को इलाज के साथ मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं। जागरूकता मुहिम का असर दिख रहा है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन जो है वो करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी जो है वो बना करके रखें, जिससे कि कोरोना के मामले और ज़्यादा ना बढ़ें। तो मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवाई दी जा रही है, जिससे कि उन्हें किसी तरह की समस्या जो है वो ना हो। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, लगातार कैंप्स लगाए जा रहे हैं। आम जनता को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो इन कैंप्स में दूर की जा रही हैं। डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं वो कैंप लगा रहे हैं और लोगों का जो इलाज है वो किया जा रहा है। वहाँ पर डायग्नोस किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि शहर के साथ साथ ग्रामीण लोगों को भी ये सुविधाएं मिले। जन जन तक हरियाणा सरकार की जो सुविधाएं हैं और जो हरियाणा सरकार जो है जन जन तक पहुंचे और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय दुबे जी, ऑर्थो एमएस कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय दुबे जी आपका खबर फास्ट में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अजय दुबे, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम फेस करते हैं, किस तरह से हड्डियों में दर्द होता है। जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ वजह रहती है हड्डियों में दर्द होने की, मुख्य कारण क्या रहते हैं? जी, ये हड्डियों में दर्द का बहुत ढेर सारी वजह होती हैं और ये मोस्टली अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। जैसे ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस मेन कारण होता है, जी। जिसके कारण बैक पेन होता है और जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स को दर्द रहता है। यंग एज में मोस्टली लाइफ स्टाइल की वजह से और विटामिन डी की कमी की वजह से ज़्यादातर पेन रहता है। तो हड्डियों में दर्द का परीक्षण कैसे किया जा सकता है डॉक्टर साहब, कि हमें हड्डियों में दर्द है, किस तरह से इसका परीक्षण हो सकता है? वो अपने आप से भी हम परीक्षण कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है, उसको बार बार घुटनों में दर्द हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है और उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके घुटने घिसने लगे हैं, यानी उसको आर्थराइटिस शुरू हो रहा है। उसके लिए वो अपना बचाव भी अपना सकता है कि पालथी मार के ना बैठे, स्क्वेटिंग ना करें और इंग्लिश टॉयलेट वगैरह यूज करें। यंग एज में भी आजकल हम ज़्यादातर एक्टिविटी बैठ के करते हैं। हमारी सिटिंग आवर्स, जैसे आईटी सेक्टर के लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उनको नेक पेन, बैक पेन और घुटने का भी दर्द होता है और समटाइम्स उनका पोस्चर भी चेंज हो जाता है। वो बेहतर लाइफ स्टाइल से और एक्सरसाइज वगैरह से उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। जी, इनसे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार। नरेश जी, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही। उंगली है ना, उंगली मुड़ जाती है जी, काम करते करते। हाँ जी हाथ की जी डॉक्टर साहब, क्या कारण रहता है इसका? हाथ की मैं समझ नहीं पाया। हाथ डॉक्टर की साहब ये उंगली कह रहे मुड़ कि जाती हाथ है की, हाँ, उंगली मुड़ जाती है काम करते करते।
क्या काम करते हैं ये? उसमें कोई चोट वोट लगी थी या कुछ पहले से इनको आर्थराइटिस या इस तरह की कोई बीमारी है, बता सकते हैं? नरेश जी, क्या आवाज आप तक पहुंच रही है? दवाई खाता हूँ जी मैं पहले से ही जी। ये क्या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम पहले से ही है? क्या जोड़ों में पहले से ही दर्द होता है आपके? फीट की दवाई खाता हूँ जी, फीट आते जी मेरे को। फीट आते थे? सॉरी, फीट कौन सी आते दवाई जी, लेते हैं? फीट। जी, फीट आते थे, इस तरह का कुछ कह रहे हैं ये? देखिए, ऐसे आवाज कट रही है, मैं क्लियर कट उसको अभी बता नहीं सकता कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन डिफरेंट कारण होते हैं। कि जैसे ठंड में भी कई बार क्या होता है कि ठंड की वजह से भी उंगलियां मुड़ने लगती हैं अगर आप आर्थराइटिस पेशेंट हैं। सुबह आप सो के उठेंगे तो भी उंगलियां जाम लगती होंगी। और कई बार जो है वेस्कुलर डिजीजेज होती हैं या जी। इस तरह के नर्व कंप्रेशन डिजीजेज होती है जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा काम या वेस्कुलर डिजीज में तो उसको इस्चीमिक पेन चालू हो जाता है। ठंड वगैरह में ज़्यादा होता है सब चीज़ें। बाकी तो एक बार सारी रिपोर्ट्स और पेशेंट देखने के बाद ही हम कारण बता सकते हैं कि क्या है। बिल्कुल, तो हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार फ़ोन नंबर जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप हड्डियों के दर्द से दो चार हो रहे हैं, हड्डियों में आपके दर्द है, मांसपेशियां आपकी दर्द करती हैं और जोड़ों में यदि आप दर्द महसूस करें तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ और तमाम तरह के उपचार की हम बात करें। यहाँ पर डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बोन पेन के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? यदि बहुत समय से बोन पेन हो रहा है तो फिर क्या रिस्क हो सकते हैं इसके? देखिए, अगर वो डिपेंड करता है कि किस कारण से पेन होते हैं। जैसे बोन पेन के डिफरेंट कारण हो सकते हैं, फ्रॉम सिंपल विटामिन डी डिफिशियंसी टू टू ट्यूमरस कंडीशंस, कैंसर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो जनरल हम कंडीशन देखते हैं मोस्टली यंग एज में जो विटामिन डी की कमी होती है या हमारी लाइफ स्टाइल होती है उसकी वजह से होता है। और ओल्ड एज में मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जी। जिसकी वजह से आदमी झुक जाता है और उसको हमेशा पेन रह सकता है। जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटने में दर्द की वजह से वो उसकी रूटीन लाइफ एक्टिविटी हैम्पर हो सकती है, चलने में दिक्कत होती है। और इन सब चीज़ों को हम बेहतर डाइट और एक्सरसाइज और रूटीन से अपना रूटीन जो एक रूटीन एक्सरसाइज करें, डाइट में हम थोड़ा सा अपना प्रोटीन और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें और सनलाइट एक्सपोजर जो कि हमारे विटामिन डी का मेन सोर्स है उस पर ध्यान तो हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। हिसार से आबिद जी हमारे से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। मैम, मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे मेरे ना 3-4 साल पहले मेरे हाथ की जो फिंगर का जॉइंट होता है ना वो टूट गए थे। ठीक है। मतलब हाथ टूट गया तो ना अब जो जैसे फिर वो तो ठीक हो गया मैं, लेकिन अब सर्दियों में ना मेरे ना वहाँ पे जॉइंट्स में दर्द होता है हमेशा। जैसे सर्दियाँ आती है ना तो मेरे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। बिल्कुल। इनके जो फिंगर में डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे था। अगर जॉइंट पे फ्रैक्चर रहता है तो कई बार वो ठंडी में स्टिफनेस उसमें आ सकती है। बिल्कुल। उसको आप थोड़ा सा गर्म रखें या जुराब पहने और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, उसी से ये सही रहेगा। झज्जर से बंटी जी जुड़ गए हैं, सवाल बताइए बंटी जी अपना। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरे 2 साल पहले घुटने में चोट लगी थी और जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं और या तेज सर्दी होती है तब है ना दर्द ज्यादा होता है। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर दुबे जी, हम फ्रीक्वेंट देखते हैं कि जहाँ पर दर्द होती है सर्दियों में वो दर्द जो है वो दोबारा से उठने लग जाती है, दोबारा से वहीं पे ही दर्द होता है। तो इस तरह से क्यों होता है ये मैं आपसे रीजन भी जानना चाहूंगी इसका। मेनली क्या होता है कि स्टिफनेस की वजह से होता है। सर्दियों में थोड़ा एक्टिविटी भी कम होती है और ठंड की वजह से स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में। तो हम क्या थोड़ा किया जा जैसे सकता है? एक्टिविटी जब उसके लिए हम ये करते हैं, जैसे थोड़ा एक्टिविटी शुरू करेंगे या अपने आप को थोड़ा वार्म रखें, चाहे पैर में है तो मोजे पहन लें या हाथ में है तो ग्लव्स पहने। और सेकेंडली जैसे हम थोड़ा एक्टिविटी करेंगे तो ये स्टिफनेस चली जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अनलेस अनटिल कोई और चीज आपको ना परेशान करे। पटना से दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति जी अपना सवाल बताइए। हेलो जी दीप्ति जी। हाँ, ये पैर के घुटना में ना उसको हमें नी का प्रॉब्लम है तो दर्द करता, नौकनी है उसको। जी। मेरी बच्ची है जी। तो कितने साल की बच्ची है आपकी? तो वही डॉक्टर साहब को देख रहे थे, कुछ बता रहे थे, वही पूछ रहे कि थोड़ा देर भी खड़ी होती है या कहीं जाती होती है तो थोड़ा
दर्द हो जाता है पैर में। कितने साल की बच्ची है आपकी? 21 साल की है। 21 साल की है। तो डॉक्टर अजय दुबे जी, जानना चाहूंगी आपसे, 21 साल की बेटी है इनकी और उनको प्रॉब्लम है। इनको नॉक नी बता रही हैं बच्ची को, जेन्यू वेलगस बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है, पैर तिरछे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आदमी चलता है तो हमारे जी जॉइंट में जो पूरा प्रेशर एक कंपार्टमेंट में नहीं आता है, और जी पैर जॉइंट जो है एक कंपार्टमेंट पे ज्यादा प्रेशर आता है। तो जी उसकी जी। वजह से जॉइंट पेन हो जाते हैं, और जो आर्थराइटिस बाद में शुरू होना चाहिए 40-50 अबव, वो जल्दी चालू हो सकता है। बिल्कुल। सेकेंडली, अनइक्वल फोर्सेस की वजह से भी दर्द हो सकता है। हम्म। अब वो जेनु वल्गस का जो कारण है उस पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। इसी जैसे बीच डॉक्टर संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर संजय सिंह जी। स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर संजय सिंह जी आपका खबर फास्ट में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी, तो डॉक्टर संजय सिंह जी, हम लगातार बात करें कि किस तरह से हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियों में भी जो दिक्कतें हैं वो क्यों होती हैं, और जॉइंट पेन लोगों को क्यों हो जाता है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी जॉइंट पेन के बारे में कि विद द एज जॉइंट पेन इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट आज के टाइम में क्यों है? आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण, और दूसरा कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है ओबेसिटी। ओबेसिटी आज के जमाने में ओबेसिटी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण लोग फिजिकल एक्टिविटीज को काफी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम करते हैं। और दूसरी बात है कि उसके अकॉर्डिंगली जो कैलोरी का कंजप्शन है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं लेते। कैलोरी कंजप्शन हर चीज फैटी एंड जितने स्पाइसी, फैटी एंड शुगर वाले ज्यादा लोग खाते हैं, इसके चक्कर में उनका वेट भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात कि मेनली जो मसल बैलेंसिंग है, मसल बैलेंसिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसके कारण और ज्यादा स्ट्रेस होता है ज्वाइंट पे, जिससे कि ज्वाइंट डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, कार्टिलेज उसके लॉस हो जाते हैं। एक तो प्राइमरी कॉज हो गया बिकॉज ऑफ दैट एंड अदर थिंग लाइक ट्रॉमा एक्सेट्रा। सेकेंड थिंग इज secondary joint, it's because of the trauma. ट्रॉमा के कारण कभी चोट लग गया जोड़ के आसपास या जोड़ के अंदर, तो कार्टिलेज लॉस हो जाता है, उसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज है। थर्ड की रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस में भी ऐसे पेन होते हैं, तो उसके लिए जांच कराने की जरूरत होती है कि रिमेटॉइड में कि रिमेटॉइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बहुत सारी वैरायटीज हैं, उनको रूल आउट करने की जरूरत होती है। थर्ड की गाउटी आर्थराइटिस, आज के जमाने में हमने देखा, पहले जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो यूरिक एसिड जब भी इन्वेस्टिगेट कराते थे गाउटी आर्थराइटिस के, उस समय इंसिडेंस काफी कम थे, लेकिन अब हम देखते हैं अपने क्लिनिक में डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि इसका इंसिडेंस बढ़ गया है। चलिए, इसका कारण भी मैं आपसे पूछूंगी कि क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। because of their feeding habit। डिफरेंट काइंड लोग बहुत सारा जाते हैं, घर पे खाने कम बनते हैं, बाहर ज्यादा बनते हैं, उसमें क्या क्या है इसको किसी को नहीं पता है, उसमें क्या क्या प्रोपोर्शन है, उसमें शुद्धता है कि नहीं है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जी, कैथल से सोमदत्त जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका सोमदत्त जी, अपना सवाल बताइए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो नीचे से बड़ी हुई है थोड़ी, कहाँ से, और उनको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मैडम। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? वो मैडम जी नीचे से ना बैक बोन, डॉक्टर साहब वो नीचे से बैक बोन बड़ी हुई है थोड़ी, और उनको कंटिन्यू पेन रहती है। अच्छा जी। उम्र कितनी है उनकी? उम्र लगभग 42 के आसपास है। 42 के आसपास है। कभी चोट लगी थी क्या? नहीं, कोई चोट नहीं लगी डॉक्टर साहब। कोई चोट नहीं, कोई और कोई क्या नाम है उनकी, ओबेसिटी एक्सेट्रा तो नहीं, यानी मोटापा तो नहीं है? नहीं, कोई मोटापा नहीं डॉक्टर साहब, नॉर्मल है। नॉर्मल है। कभी गठिया की शिकायत रही हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या गाउटी आर्थराइटिस? नहीं सर, थोड़ा सा उनको सर ज्वाइंट पेन कभी कभी हो जाती है सर, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कितने साल से है वैसे? ये 2 साल से है। 2 साल से है।
रात जी। को सो के सुबह उठे, मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है क्या? नहीं, बस रात को सोते समय होती है, जैसे थोड़ा सा कोई भी गर्म चीज डॉक्टर ने सलाह दी थी थोड़ा सा सेकने के लिए उनको, हाँ तो जी, उससे ज्यादा होता है। जब रात को सो के सुबह उठते हैं वो उस टाइम पेन होती है, सुबह थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए स्टिफनेस रहता है। तो दिन में ये ठीक होता एक है। तरह की ये भी गठिया ही है कि इसमें स्टिफनेस रहती है सुबह सुबह। इसमें एक्टिविटीज का एक तो मोटापा नहीं होना चाहिए, विद इन नॉर्मल लिमिट आपका बीएमआई होना चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, हाँ, वो नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी बात है कि रेगुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। बैक की मसल के लिए एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है कि बैक की एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, स्पाइन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज रेगुलर करें, इवन लैटरल फ्लेक्शन भी कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि स्टिफनेस भी कम रहेगी और रूम को थोड़ा सा गर्म रखें, वार्म अप रखें, ठीक है। इस तरह से वो बेटर हो सकती है। दूसरी बात कि उनका विटामिन D3 क्या नॉर्मल रहता है? विटामिन D3 यदि नॉर्मल है तो फिर यदि एबनॉर्मल है तो उसके लिए विटामिन D3 की गोलियां ले सकते हैं या धूप में सिकाई कर सकते हैं, या उसके साथ साथ विटामिन D3 के इंजेक्शन भी आते हैं उनको लें। और कैल्शियम ये भी नॉर्मलाइज रखें, ठीक है, ताकि उनकी जो वर्टिब्री है वो भी बिल्कुल ही उनकी स्ट्रेंथ ठीक रहे, ऑस्टियोपोरोसिस न हो या ऑस्टियोमलेशिया न हो, ठीक है। जी, तो अमृतसर से सविता रानी जी ने भी हमें कॉल किया है। स्वागत है सविता रानी जी आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मैंने ना 8 दिन पहले भी डॉक्टर साहब से बात की थी। जी, मेरा 4 तारीख को मैंने बताया था, पहले भी मेरा ना अपने आप हड्डी टूट रही थी, से ऑपरेट मैंने DMC करवाया है। हाँ जी, अच्छा जी, तो कब कौन सी हड्डी टूटी थी? 4 तारीख को कोरोना हो गया। हाँ जी, 1 महीना हो गया। हाँ जी, अच्छा, ब्रेक हो रही है आवाज। नहीं वो बता रही है कि कोरोना हो गया है, उन्हें कोरोना अच्छा, हुआ है। कोरोना, हाँ, कोरोना में अभी कोरोना जैसे उसकी वजह से ना मेरी पट्टी हो रही है, ना मार्च 2020 से देख रहे हैं कि जिनको कोरोना होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम, चूंकि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट में देते हैं और उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस की जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। ऑस्टियो विटामिन D3 की कमी और कैल्शियम डिपोजिशन भी कम रहता है, ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन रहती है मेनली बोन्स की। तो उसके लिए भी इनको बहुत जरूरी है कि विटामिन D3 की जांच करा के उसको कंप्लीट करें और उसके साथ साथ कैल्शियम भी लें, और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जो फ्रैक्चर्ड पेशेंट हैं उनको रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि करें, और जब भी मौसम चेंज होता है उसमें थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और वार्म रखें अपने आप को। धन्यवाद। भिवानी से बालीराम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। और ये सवाल डॉक्टर अजय दुबे जी के लिए रहेगा। डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते पहले गिरने से पैर की जो नीचे का टकना है उसे 4 अंगुल ऊपर फ्रैक्चर हो गया। कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ? दाएं पैर में जो नीचे का टकना, टकना बोलते हैं देसी भाषा में, टकना, एंकल, हाँ, उससे 4 अंगुल ऊपर है। जो मोटे वाली हड्डी है, 2 हड्डी होती है, एक पतली होती है, एक मोटी होती है। जी जी, हाँ, जो मोटे वाली हड्डी है ना उसमें फ्रैक्चर हो गया जी। और 5-6 दिन पहले प्लास्टर, 2 दिन तो मैंने वैसे ध्यान नहीं किया, वैसे चोट लगी होगी। जब पैर में सोई आई नीचे पैर पे, तो जब आवाज हुआ कि ये तो फ्रैक्चर होगा, जब एक्सरे करवाया तो उसमें फ्रैक्चर मिला। जी, तो मैंने 7 दिन पहले मैंने प्लास्टर करवाया। जी, तो अब हल्का हल्का पेन रहता है। एक वो जो पाउडर है जो कैल्शियम का, वो दूध में डालने के डॉक्टर ने दिया हुआ है। हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा और क्या, जैसे कोई खाने में या और कोई दवाई या जल्दी ठीक हो जाए? डॉक्टर साहब ने बोला कि 1 महीने आपको प्लास्टर रखना पड़ेगा और बेड पर ही रहना पड़ेगा। जी, देखिए, इसमें प्लास्टर अगर फ्रैक्चर एंड डिस्प्लेस्ड है और कोई अलाइनमेंट ठीक है तो प्लास्टर में ठीक हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, खाने में आप कैल्शियम लीजिए, विटामिन D लीजिए, और जो हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा सा लेना है। बाकी और अपना आप रूटीन खाना खाइए। मेनली जो फ्रैक्चर यूनियन है वो रेस्ट से होता है। प्लास्टर का काम होता है बॉडी को रेस्ट देना, पार्ट को रेस्ट देना। उसको रेस्ट मिलेगा तो अपने आप जो है बॉडी फ्रैक्चर 1.5 से 2 महीने में हील कर जाना चाहिए। कोई इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रूटीन घर का खाना खाइए, बस थोड़ा सा हेल्दी साइड में रहिए।
जी, डॉक्टर अजय दुबे जी, मल्टीपल माइलोमा, रूमेटाइड आर्थराइटिस और बोन टीबी भी हम सुनते हैं कि बोन्स की ही प्रॉब्लम है। जब बोन्स की प्रॉब्लम बहुत दिनों तक रहती है तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम फेस करते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या होता है एग्जैक्टली ये? देखिए, मल्टीपल माइलोमा एक ट्यूमरस कंडीशन है और ये मोस्टली ओल्ड एज में होती है और मल्टी सिस्टम डिजीज है जिसमें स्पाइन भी इन्वॉल्व होती है। मल्टीपल माइलोमा 60 साल के बाद मोस्टली मिलती है और जी। मोस्टली इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है और इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, यूरिन के टेस्ट होते हैं और आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं। ये तो स्क्रीनिंग में पता करता है कि अगर आपको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं और आपका इस तरह के है तो हम एक्सरे में हम सस्पेक्ट करते हैं कि मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, फिर वो बायोप्सी और बाकी टेस्ट से कंफर्म होता है। जी। दूसरी चीज आती है बोन ट्यूबरक्लोसिस। बोन ट्यूबरक्लोसिस जो है मोस्टली हमने देखा है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जो वीक पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो उनको ज्यादा होती है। वो यंग एज में भी होती है, ओल्ड एज में तो वैसे भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो उनको ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम अपने हेल्दी स्टाइल लाइफ स्टाइल रखते हैं तो हमें बोन टीबी होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। अब अगर बोन टीबी हो गई है, हम्म। टीबी डिटेक्ट हो गई है तो जिस पार्ट में होती है, चाहे वो पैर में है, लेग की बोन में है, स्पाइन में है या फिंगर्स में है, उस पर डिपेंड करता है। उसमें आता है कि बॉडी को हम प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि जहाँ टीबी होती है उसको पार्ट कमजोर हो जाता है तो उसको हमें रेस्ट देना होता है, जी। चाहे प्लास्टर से दें चाहे फिक्स करते हैं उसको। दूसरा है कि फिर एटीटी चलता है, टीबी की दवाइयाँ चलती हैं जो कि 6 से 9 महीने आराम से आपको सरकारी से मिल जाती हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अपनी डाइट से ये मेन चीज होती है, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाइए। आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी तो ट्यूबरक्लोसिस पहली बात तो होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर हो भी गई तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बिल्कुल। निर्वाणा से दिनेश जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका दिनेश जी, अपना सवाल बताइए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, मैं तो अपने डॉक्टर दुबे साहब जी हैं और डॉक्टर ये संजय जी है, इनसे रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, 1 मिनट पर सुन लेना। ऐसा है जी, सीएम साहब की आप फोटो दिखा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, बड़ी प्रयास कर रहे होंगे ये, लेकिन जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के है ना जी, जिसमें भी जाते हैं वो कहते हैं जाओ बाहर फलाना डॉक्टर पे इलाज कराओ, दवाई लिख दे। ये गलत चीज है। ये डॉक्टर आंखों का है, आंखों का इलाज वो नहीं करता, ऑपरेशन जी। दिनेश जी, हम यहाँ पर ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास जुड़े हुए हैं। जी जी। तो लगातार डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक देखा जाता है कि हड्डी भी बढ़ जाती है आजकल बहुत ज़्यादा और सूजन रहती है हड्डियों में। तो इसका मैं कारण जानना चाहूँगी, हड्डी बढ़ने का क्या कारण रहता है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है? क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट देख रहे हैं आजकल हम ये भी कि ओल्ड एज में हड्डी बढ़ना और सूजन रहना एक आम बात हो गई है। हड्डी बढ़ना। जी जी, डॉक्टर संजय सिंह जी। जी, हड्डी बढ़ना और सूजन होना मेनली ये जॉइंट के आसपास की जो हड्डी होती है, जॉइंट के उनमें होता है। उसका रीजन होता है कि एक तो गठिया हो गया, उसके कारण है, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जिसको कहें, जो एज रिलेटेड एंड बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी आल्सो। और तीसरा कि यदि ट्रॉमा है तो उसके कारण भी, चूंकि कार्टिलेज लॉस हो जाती है, कार्टिलेज लॉस के कारण घर्षण होता है, उसके बाद ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, हड्डियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बोन एक्सपोज हो जाती है। अदरवाइज पहले कार्टिलेज से वो ढकी हुई होती है, इसलिए वह बोन नहीं बन पाती। लेकिन कार्टिलेज जैसे ही घिस जाता है उसके बाद रगड़ से ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, उसके बाद वो डिटैच होकर लूज बॉडीज के फॉर्म में काम कर, छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर होते हैं। दूसरा कि साइनोवाइटिस साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि नॉर्मली सिक्रेशन करती है साइनोवियल फ्लूइड की। साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि फ्रिक्शन को रोकना, जॉइंट में जब मूवमेंट होता है तो उस फ्रिक्शन को स्मूथनिंग करता है, ग्रीसिंग का काम करता है। जैसे कार में ग्रीसिंग का काम करता है, पिस्टन एक्सेट्रा में लगाते हैं, वैसे ही ये भी जॉइंट में भी ग्रीसिंग का काम करता है। तो वो कई बार ज्यादा बन जाती है, तो उसके कारण भी, इफ्यूजन के कारण भी, उसके साइनोवियल फ्लूइड बड़ा होने के कारण भी स्वेलिंग बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए यदि मान लीजिए उसका कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया चाहे गाउटी आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है,
तो उसका तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट एंड जाके एक्सपर्ट ओपिनियन लें एंड उसका ट्रीटमेंट लें ताकि स्वेलिंग सबसाइड करे। दूसरी बात डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, बिल्कुल संजय जी, ये एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड में समय की थोड़ी कमी है डॉक्टर संजय जी। मैं डॉक्टर अजय दुबे जी से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि किस तरह से बोन की डेंसिटी को हम अच्छा रख सकते हैं, बोन हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। आपसे लास्ट कमेंट। लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज इज द मेन, बिल्कुल, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं उतनी आपकी बोन्स उसी मजबूत होती हैं। साथ में डाइट, आप जो है अपना विटामिन डी लीजिए, सनलाइट लीजिए, अपना जो डाइट में है थोड़ा कार्ब कट करिए, और डाइट और एक्सरसाइज मेरा ये मानना है कि दोनों चीज ही होती हैं जो आपका बोन जो है बोन की हेल्थ का ध्यान रखती हैं। बाकी डिफरेंट कंडीशन है, सिस्टमिक डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, वो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जनरल की बातें करें कि हम और आप बैठे एक नॉर्मल आदमी, भाई कैसे हम बोन को सही रखें, उसके लिए एक तरीका है भाई आप सुबह अपने 1 घंटा अपने लिए रखना है 24 घंटे में, वो चाहे जब आप रखो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अजय दुबे जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हड्डियों की हेल्थ बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, और यदि बहुत दिनों से हड्डियों में दर्द महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से इसकी जांच समय रहते करवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के साथ आज आपका डॉक्टर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।